तो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। कमलेश्वर का जन्म 6 जनवरी सन 1932 को मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा मैनपुरी से तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से हुई थी। पत्र पत्रिकाओं के संपादन क्षेत्र में भी इन्होंने कुशलता का परिचय दिया। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर भी इन्होंने अनेक चर्चा परिचर्चाओं में भाग लिया। इन्होंने मुंबई जाकर अनेक फिल्मों एवं दूरदर्शन के लिए धारावाहिकों के लिए पटकथा एवं संवाद लिखे। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका देहांत हो गया। अब आती हैं इनकी रचनाएं। कमलेश्वर की रचनाओं में कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, राजा निरंबंसिया, वियान, तलाश, आधी दुनिया, खोई हुई दिशाएं, मेरी प्रिय कहानियाँ तथा जिंदे मुर्दे प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, एक सड़क 57 गलियाँ, वही बात, सुबह दोपहर शाम, और कितने पाकिस्तान एवं डाक बंगला आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। चारुलता कमलेश्वर के बाल नाटक एवं अधूरी आवाज़ कमलेश्वर के प्रमुख नाटक हैं। यात्रा वृतांत, खंडित मात्राएं, स्मरण, अपनी निगाह में, नई कहानी की भूमिका, मेरा पन्ना तथा समांतर सोच आदि उनकी प्रमुख समीक्षा है। अब पढ़ेंगे हम इनके इस पाठ के सारांश के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसमें सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है। एक समय में हम इंग्लैंड के गुलाम थे। उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की जनता कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। आइए अब इसका सारांश पढ़ते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत आने वाली थी। सभी अखबार इन्हीं चर्चाओं से भरे रहते थे। रानी का दर्जी उनकी पोशाक को लेकर चिंतित और परेशान था। उनके फोटोग्राफर, सेक्रेटरी और जासूस सभी इस महाद्वीप का दौरा करने में लगे थे। रानी ने हिंदुस्तान से रेशमी कपड़ा मंगाकर हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था। उस सूट में करीब 400 पाउंड का खर्चा आया। यह खबर भी अखबारों की सुर्खी बन गई थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री तथा प्रिंस फिलिप छपे। इसके अलावा उनके नौकरों, खानमासों, अंगरक्षकों की जीवनियों से लेकर शाही महल में पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी अखबार में छपी हुई थीं। बहुत धूम मची हुई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। रानी के आगमन की तैयारी में हर कोई उतावला हो रहा था। सड़कें धोकर साफ कर दी गई थीं। इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी तैयारी पूरी तरह हो गई थी। केवल एक मुश्किल रह गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बाद भी किसी ज़माने में इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट से उसकी नाक अचानक गायब हो गई थी। अब यही मुश्किल समस्या बनकर सामने खड़ी थी। रानी आए और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ना हो, ये कैसी विकट समस्या थी। इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सलाह मशवरा हुए और अंत में मूर्तिकार से मूर्ति पर नाक लगवाने का फैसला लिया गया। मूर्तिकार अच्छा कलाकार था, परंतु थोड़ा लालची था। उसने बताया कि लाट कब और कहाँ बनी थी तथा उसका पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। यह पता चलते ही नाक मूर्ति पर लग जाएगी। यह जानने के लिए फाइलों को खोजा गया तो कुछ भी नहीं पता चला। सभी हुक्कामों के चेहरों पर उदासी छा गई। एक खास कमेटी को पूरा दारोमदार सौंप दिया गया कि जो भी नाक लगेगी, जैसे भी लगेगी, आप ही लोगों को लगवानी है। मूर्तिकार ने सलाह दी कि मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। उस पर सभापति को बड़ा गर्व हुआ और उन्होंने इस विषय पर एक संक्षिप्त भाषण दिया जो अखबारों में तुरंत छप गया।
मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों तथा पत्थरों को खानों को दौरा करके लौटा। तब उसके मुख पर हताशा एवं लानत बरस रही थी। उसने बताया कि यह पत्थर विदेशी है, हिंदुस्तान में ऐसा कहीं पत्थर ही नहीं है। ऐसा सुनकर सभापित मूर्तिकार की अक्ल पर गुस्सा आया। वे उस पर भड़कने लगे। मूर्तिकार शांत खड़ा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने अखबार वालों को पता न चलने की शर्त पर सुझाया कि अपने देश के नेताओं की मूर्ति से नाक उतार कर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया जाएगा। यह आपकी इजाज़त से ही संभव है। सभापति ने होशियारी से रखने की चेतावनी देते हुए इजाज़त दे दी। मूर्तिकार ने दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल तथा पंजाब जाकर दादा भाई नौरोजी, गोखले, शिवाजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जहांगीर, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय तथा कौशजी आदि सभी की नाकें टटोली, परंतु सबकी नाक बड़ी निकली। बात नहीं बनी, समस्या वहीं की वहीं रही। अब यह सुनकर भी सारे लोग हताशा से भरकर झुंझुनाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए फिर बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक के स्थान पर फिट करने का सुझाव दिया, परंतु उन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। दिल्ली में सब तैयारियां थी, केवल मूर्ति पर नाक नहीं थी। सारे सरकारी तंत्र नाक बचाने की चिंता में लगे हुए थे। तभी मूर्तिकार के मन में एक हैरत अंगेज विचार आया और उसने बंद दरवाज़ों के अंदर जिंदा नाक काट कर लगा देने की सलाह दी। चारों ओर पसरे सन्नाटे के बीच कानाफूसी के बाद मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। मसला हल होने की बात अखबारों में छप गई। जिंदा नाक को ताज़ा रखने के सभी इंतजाम कर दिए गए। नाक जिंदा मनुष्य की लगी है, उसकी कोई खबर जनता को नहीं थी। अखबारों से पता चला कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, जो कतई पत्थर की नहीं लगती। उस दिन देश में किसी तरह की कोई खुशी नहीं मनाई गई। कोई उद्घाटन तथा सार्वजनिक सभा नहीं हुई। कोई अभिनंदन व स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। किसी का ताज़ा फोटो नहीं छपा। यह अखबार खाली थे। पता नहीं इसका क्या रहस्यमय कारण था। नाक तो केवल एक ही चाहिए थी, वह मूर्ति के लिए चारों ओर सन्नाटा था। इस पाठ का सार यह है कि जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी में आत्मसम्मान की परवाह न करने वाले संवेदना से शून्य लोगों पर करारा व्यंग किया गया है। सरकारी तंत्र तथा सुरक्षा तंत्र का जमकर उपहास उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। सरकार द्वारा विदेशियों के स्वागत व भारतीयों की अवहेलना पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह सरकार हमारे विदेशियों के तलवे चाटते हैं। शोषणकर्ताओं के वफादार सरकार में छिपे लोगों, बाबुओं तथा कलाकार के रूप में लालची मूर्तिकार आदि की पोल खोली गई है। महापुरुषों, क्रांतिकारियों, पूर्व राजनेताओं तथा शहीद बच्चों के अपमान को सामने लाया गया है। इस कहानी में लेखक ने अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े लोगों को औपनिवेश मानसिकता तथा विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कहानी में अंग्रेज़ों के प्रति जो हमारे आज़ाद देश के सिपाहियों की गुलामी दिखाई गई है,